जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों 31 जनवरी की शिफ्ट में एसएससी जीडी में आपसे क्या क्या पूछा गया और आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लास्ट में मैं आपको ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जहां से एसएससी जीडी रोज 2 से 3 सवाल पूछ रहा है। सारी क्लास को आप अटेंड करके चलें 100%, और उससे आप 8 से 10 नंबर ज़्यादा एक सवाल करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल। आप पढ़कर जाएं, हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है। मनोज सिन्हा है, बीडी मिश्रा है, जगदीश मुखी हैं, डॉक्टर कंबमपति हरिबाबू हैं। आपको ध्यान में रखना है वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो आपको नोट कर लेना है मनोज सिन्हा जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की गठन किया गया। किसका? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का दोस्तों गठन किया गया है। और इसके हेड किसको बनाया गया? रंजना प्रसाद देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। और दोस्तों इसके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो आपको याद में रखना है कुल 90 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं जम्मू कश्मीर को अलग से यूटी का दर्जा दोस्तों कब दिया गया, यानी कि दोस्तों लद्दाख को जम्मू कश्मीर को कब अलग किया गया, इसको आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। बीडी मिश्रा ये कहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं, तो आपको याद करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों जी कौन है? राज्यपाल है बीडी मिश्रा जी। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों जगदीश मुखी ये कहाँ के राज्यपाल हैं? एक तो दोस्तों असम के, ये असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। लेकिन इनको दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला है नागालैंड का। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों नागालैंड, इसके मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो आपको याद में रखना है नेफ्यू रियो। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसके अलावा नागालैंड में दोस्तों एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको भी आप ध्यान में रखें। डॉक्टर कंबमपति हरिबाबू, बताइए दोस्तों ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। ये कहाँ के हैं, तो आपको याद में रख लेना है मिजोरम के हैं। मिजोरम के राज्यपाल हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से लिख लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 12 नवंबर 1930 को, 7 सितंबर 1931 को, 17 नवंबर 1932 को, 28 दिसंबर 1930 को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, तो आपको याद में रखना है 7 सितंबर 1931। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा वाला कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। इसको भी आप नोट करके रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों एक सवाल आपको बताना है। हरिपुरा अधिवेशन। दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद में रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कब का है? 1938 का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। 1938 का है हरिपुरा अधिवेशन। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न पूछा गया कि पहली हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? दोस्तों हरित क्रांति से 2 सवाल पूछे गए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सवाल थे। वर्ष 1966 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 2010 से, वर्ष 2011 से। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। पहली हरित क्रांति, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो आपको याद में रखना है वर्ष 1966 से 76 के बीच में दोस्तों इसका वर्ष था। इसको भी आप ध्यान में रखें। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पहली वाली हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 1966 से। अगर आपसे कह दिया जाए दूसरी
दूसरी हरित क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे 2010 से। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसके कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं क्या भारत का दोस्तों हरित क्रांति का जनक। लेकिन अगर आपसे कहे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, इसको याद रखें, नॉर्मन बोरलॉग, इसको आप नोट कर ले, आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा सारा सवाल। दोस्तों कमेंट करके बताएं, नाबार्ड के द्वारा दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया गया था, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, वो नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछेगा कि हरित क्रांति के प्रारंभ होने का उद्देश्य क्या था। सिंपल सवाल है, अगर आपने दोस्तों थोड़ा सा माइंड लगा लिया आप इस सवाल का उत्तर सही कर जाएंगे। लौह इस्पात के क्षेत्र में बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देना, या नदी परियोजना के क्षेत्र में बढ़ावा देना, या उपरोक्त तो सभी। तो आप सबको पता है हरित क्रांति दोस्तों इसका प्रारंभ होने का उद्देश्य क्या था, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें, यकीन माने आपकी परीक्षा के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि दूध और क्रीम किसके उदाहरण हैं। इमल्सन के हैं, पायस के हैं, कोलाइट के हैं, मिश्रण के हैं। दोस्तों इसको साइंस कह लीजिएगा या स्टैटिक जीके कह लीजिएगा, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल आया है। दूध और क्रीम ये किसके उदाहरण हैं, तो आपको याद में रखना है ये पायस के उदाहरण हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया था दूध और फेस क्रीम ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों, तो ये इमल्सन के उदाहरण हैं। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित में से यूक्रेन की राजधानी क्या है। दोस्तों राजधानी का सवाल बहुत दिनों बाद आज पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़कर जाएं, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपसे फिर से पूछा जाए। यूक्रेन की राजधानी हमसे पूछी गई है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका सही आंसर क्या होगा, कीव। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, कीव। बात करते हैं काहिरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। ये किसकी राजधानी है, मिस्र की। आप सब जानते हैं कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका दोस्त कोप 27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे इजिप्ट मिस्र में हुआ है। इसको आप ध्यान में रखें। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। ये ओटावा ये कहाँ की राजधानी है दोस्तों, कनाडा। ओटावा कहाँ की राजधानी है, कनाडा। दोस्तों कैनबरा ये कहाँ की राजधानी, जल्दी से बताएं आप। कैनबरा कहाँ की राजधानी है। मस्कट ये दोस्तों कहाँ की राजधानी है, ओमान की राजधानी है। यूपी SSC पैट की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों कैनबरा कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की है। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। अब आप कमेंट करके बताएं COP 26 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि लावा के ठंडे होने पर कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का। तो आपको दोस्तों याद रखना है लावा के ठंडे होने पर किस चट्टान का दोस्तों निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप कमेंट में दोस्तों छाप कर बताएं आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, 1 से 2 उदाहरण आपको आग्नेय चट्टानों के बताने हैं। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, या ए और बी दोनों। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। स्वराज पार्टी इसका गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किया कब गया था, 1923 में किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। मैंने आपको कई बार इस सवाल को नोट कराया है, आपसे हूबहू सवाल पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने दोस्तों किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए कराची अधिवेशन,
कराची अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कब? 1931 में। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे? ये कराची अधिवेशन के दौरान ही दिखाए गए थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी डेट क्या है? तो आपको याद में रखना है 1942। इस सवाल को भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? यानी कि दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये सवाल आज आपकी परीक्षा में करंट अफेयर से पूछा गया है। तो आप सबको बताएं राष्ट्रपति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इस साल और दोस्तों आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और द्रौपदी मुर्मू जी रहने कहाँ वाली थी? उड़ीसा की मयूरभंज जिला उड़ीसा की दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी रहने वाली थी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। इसको आप ध्यान में रखें। और अगर आपसे कह दिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग, 61 पर महाभियोग है, 61 पर महाभियोग है राष्ट्रपति का। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है? 72 में क्षमादान है। और राष्ट्रपति की दोस्तों शपथ किसके अंदर है? तो आप कहेंगे 60 में है। और राष्ट्रपति अभिलेख न्यायालय है। इससे संबंधित एक सवाल है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे नोट करा देने वाला हूँ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 214। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है आपसे आपकी परीक्षा में। और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों हर बार सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 137 के तहत। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 226, इसमें क्या है? जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और हाई कोर्ट का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 214 के अंदर है हाई कोर्ट का उल्लेख। अगर आपसे कह दिया जाए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 215 में है। सॉरी दोस्तों 215 में है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो अनुच्छेद 129 का। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 124 में। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? दोस्तों भाग से एक सवाल आपकी परीक्षाओं में डेली रिपीट हो रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। भाग 4A, भाग 3, भाग 18, भाग 4। तो इसको आप नोट करके रखें। मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 4A। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। और हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसके अलावा शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, माप तौल है, इनको समवर्ती सूची में डाला गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको आप नोट कर लें। भाग 3 इसमें क्या है? मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार का उल्लेख किसके अंदर किया गया है? तो आप कहेंगे भाग 3 में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इसको भी आप याद रखते रहें। भाग 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपात अनुबंध। आपात अनुबंध दोस्तों, आपात अनुबंध का उल्लेख किसमें है? भाग 18 में है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी है भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। नृत्य से एक सवाल डेली पूछा जा रहा है आपकी परीक्षाओं में। नृत्य या फिर दोस्तों उनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। यहाँ पर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इसमें से सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? तो आप सबको पता है लावड़ी, तमाशा और कोली, ये सबके सब महाराष्ट्र में है। लेकिन ये राउफ, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जम्मू एंड कश्मीर का है, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है? अनुच्छेद 123 के अंदर। और राज्यपाल का अनुच्छेद, राज्यपाल का दोस्तों कब सा है? तो आपको याद रखना 213 में है। 213 में है राज्यपाल का। बहुत ही कंफ्यूजिंग भरे सवाल है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम। ये दोस्तों सारे सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 2011 की जनगणना आप अच्छे से पढ़कर जाएं। कल आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई? 2 चरणों में। लेकिन आज पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पहला दोस्तों कौन सा? उत्तर प्रदेश, ये पहले नंबर पे है। दूसरा कौन सा है? तो आपको याद में रखना है महाराष्ट्र। और तीसरा कौन सा है? बिहार। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। इसको भी आप नोट करके रखें। अगर आपसे कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? बिहार। लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम बनाकर रखें।